ये है स्टोरियस और आज मैं आपको सुनाऊंगा द आर्ट ऑफ सेडक्शन की बुक समरी, जिसे लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। रॉबर्ट ग्रीन का जन्म 14 मई 1959 को एक यहूदी परिवार में हुआ था। उन्होंने 6 इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक लिखी हैं, जिनमें से 48 लॉज ऑफ पावर, द आर्ट ऑफ सेडक्शन, द 50th लॉ, मास्टरी द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर शामिल हैं। रॉबर्ट ग्रीन के पास क्लासिकल लिटरेचर में डिग्री है। वो लॉस एंजल्स में रहते हैं। ग्रीन की सेकंड बुक द आर्ट ऑफ सेडक्शन 2001 में पब्लिश हुई थी। यह बुक 9 टाइप्स के सेडक्शंस का विवरण देती है। ग्रीन सेडक्शन के पीछे के मनोविज्ञान का सपोर्ट करने के लिए क्लियोपैट्रा, जियाकोमो कैसानोवा, ड्यूक एलिंगटन और जॉन ऑफ कैनेडी जैसे हिस्टोरिकल सेलिब्रिटीज के एग्जाम्पल्स का यूज करते हैं। द आर्ट ऑफ सेडक्शन की 5 लाख से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। तो चलिए बात करते हैं बुक के प्रीफेस के बारे में। हम सभी में अट्रैक्शन पावर होती है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की कला और उन्हें अपने वश में करने की एबिलिटी। हम इस खासियत से अवेयर नहीं हैं। हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ कुछ लोग ही इस खासियत के साथ पैदा होते हैं। फिर भी हमें अपनी क्षमता का एहसास करने के लिए बस यह समझना होगा कि किसी व्यक्ति के कैरेक्टर में ऐसा क्या है जो नेचुरली लोगों को एक्साइटेड करता है और हमारे भीतर इन इनविजिबल गुणों को विकसित करता है। आर्ट ऑफ सेडक्शन को लोगों को पढ़ने और उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए एक गाइड बुक माना जा सकता है। यह बुक समझाने में बहुत हेल्पफुल है कि हम कुछ खास लोगों के प्रति क्यों अट्रैक्ट होते हैं। बुक में 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में 9 टाइप्स के सेड्यूसर्स के बारे में बात की गई है, जबकि सेकंड पार्ट 4 स्टेप्स में डिवाइडेड 24 चैप्टर्स के माध्यम से सेडक्शन प्रोसेस को सिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1, द सेडक्टिव कैरेक्टर। दुनिया में 9 टाइप्स के सेड्यूसर्स हैं। हर प्रकार के कुछ अलग स्पेशलिटी होती है। फर्स्ट है द सिरेन, के पास प्रचुर मात्रा में यौन ऊर्जा है और वह इसका यूज करना जानते हैं। दूसरा है द रेक, ऑपोजिट सेक्स को पसंद करते हैं। तीसरा है द आइडियल लवर, में सौंदर्य संबंधी संवेदनशीलता होती है जिसे वे रोमांस पर लागू करते हैं। फोर्थ है द डैंडी, अपनी इमेज के साथ खेलना पसंद करते हैं। फिफ्थ है द नेचुरल्स, जो नेचुरल होते हैं और ओपन होते हैं, लाइक किड्स। सिक्स्थ है द कॉकेट, जो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, उनके मूल में एक आकर्षक कूलनेस होती है। सेवेंथ है द चार्मर, जो लोग चाहते हैं और जानते हैं कि उन्हें कैसे खुश करना है, वो एक सोशल एनिमल है। 8th है द कैरिस्मेटिक, लोगों में अपने आप एक असामान्य आत्मविश्वास होता है। और 9th है द स्टार्स, ये लोग मिस्टीरियस होते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सेड्यूसर द सिरेन की। इसमें भी कई तरह के सिरेन होते हैं, जैसे कि द स्पेक्टेकुलर सिरेन। वर्ष 48 ईसा पूर्व में मिस्र के टॉलेमी 14 अपनी बहन और पत्नी रानी क्लियोपैट्रा को डिपोज करने और निर्वासित करने में कामयाब रहते हैं। उसने क्लियोपैट्रा की वापसी को रोकने के लिए देश की सीमाओं को सिक्योर कर लिया और अपने दम पर शासन करना शुरू कर दिया। उसी साल बाद में जूलियस सीजर यह सुनिश्चित करने के लिए अलेक्जेंड्रिया आए कि लोकल पावर स्ट्रगल के बावजूद भी इजिप्ट रोम के प्रति वफादार रहेगा। एक रात सीजर इजिप्ट के महल में अपने सेनापतियों के साथ बैठकर रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक गार्ड ने प्रवेश करके बताया कि एक यूनानी व्यापारी सीजर के लिए एक बड़ा और प्रीशियस उपहार लेकर दरवाजे पर है। सीजर ने व्यापारी को अंदर आने की परमिशन दे दी। वो आदमी अपने कंधों पर एक बड़ा सा कालीन लेकर आया। उसने बंडल के चारों ओर की रस्सी को खोल दिया। कारपेट के अंदर से क्लियोपैट्रा बाहर निकली, जो अंदर छिपी हुई थी। हर कोई उस खूबसूरत 21 साल की यंग क्वीन को अचानक सामने देख सरप्राइज्ड रह गया, मानो वो कोई सपना देख रहे हों। वे उसके साहस और नाटकीयता पर अचंभित थे। सीजर से अधिक मंत्रमुग्ध कोई नहीं था। रोमन लेखक डियो कैसियस के अनुसार क्लियोपैट्रा अपने जीवन के चरम पर थी। उसके पास एक मनमोहक आवाज थी और सुनने वाले सभी पर जादू करने में असफल नहीं हो सकती थी। जैसे ही सीजर की नजर उस पर पड़ी तो वो मंत्रमुग्ध हो गया और उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसी शाम क्लियोपैट्रा सीजर की प्रेमिका बन गई। क्लियोपैट्रा ने सीजर को उसके सबसे पतनशील मार्ग पर ला दिया। उसने खुद को इजिप्ट के विदेशी अवतार के रूप में प्रेजेंट किया। उसके साथ उसका जीवन एक कांस्टेंट गेम था, जो युद्ध के समान ही चैलेंजिंग था। जब भी सीजर उसके साथ सिक्योर महसूस करने लगता, अचानक वो गुस्से में आ जाती और सीजर उसका फेवर दोबारा पाने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढने लगता।
कई सप्ताह बीत गए। सीजर ने क्लियोपैट्रा के सभी प्रतिद्वंदियों से छुटकारा पा लिया और इजिप्ट में रहने का बहाना ढूंढ लिया। एक समय वो नील नदी के नीचे एक भव्य ऐतिहासिक अभियान पर उसका नेतृत्व कर रही थी। अकल्पनीय वैभव की एक नाव में पानी से 54 फीट ऊंची, जिसमें कई सीढ़ीदार स्तर और भगवान डायोनिसस का एक स्तंभित मंदिर शामिल था। सीजर पिरामिडों को देखने वाले कुछ रोमनों में से एक बन गया और जब वह रोम में अपने सिंहासन से दूर इजिप्ट में लंबे समय तक रहे तो पूरे रोमन साम्राज्य में सभी प्रकार की उथल पुथल मच गई। जब 44 ईसा पूर्व में सीजर की हत्या कर दी गई तो उसके बाद 3 शासकों ने सत्ता संभाली, जिसमें मार्क एंटनी भी शामिल था, जो एक बहादुर सैनिक था, लेकिन वो आनंद और तमाशा पसंद करता था और खुद को एक प्रकार का रोमन डायोनिसस मानता था। कुछ साल बाद जब एंटनी सीरिया में था, क्लियोपैट्रा ने उसे इजिप्ट के टार्सस शहर में उससे मिलने के लिए इनवाइट किया। वहाँ एक बार उसने उसे अपने लिए इंतजार करवाया था। वो उस समय भी वैसी ही थी जैसे सीजर से पहली बार मिली थी। बैंगनी पाल वाला एक शानदार सोने का बजरा सिडनस नदी पर दिखाई दिया। प्राचीन सिडनस दक्षिण तुर्की के मेर्सिन प्रांत में एक नदी है। सिडनस का नया नाम बेडन है। टार्सस का ऐतिहासिक शहर नदी पर है और इसीलिए इसे कभी कभी टार्सस नदी भी कहा जाता है। मूल रूप से जलधारा सीधे शहर से होकर गुजरती थी, लेकिन टार्सस के खंड को 6वीं शताब्दी में इसके वर्तमान मार्ग में बदल दिया गया। यह नदी टार्सस झरने का स्थान भी है। अब हम फिर से क्लियोपैट्रा की कहानी पर आते हैं। मल्लाह आकाशीय संगीत की संगत में नाव चला रहे थे। नाव के चारों ओर अप्सराओं और पौराणिक आकृतियों के वेश में सुंदर युवा लड़कियां थी। क्लियोपैट्रा डेक पर बैठी थी, चारों ओर से कामदेवों से घिरी हुई थी और उसे देवी एफ्रोडाइट के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसका नाम भीड़ एक्साइटेड होकर जप रही थी। क्लियोपैट्रा के सभी विक्टिम्स की तरह एंटनी ने भी मिश्रित भावनाएं महसूस की। वह जो विदेशी सुख प्रदान करती थी उसका विरोध करना कठिन था, लेकिन एंटनी उसे वश में करना भी चाहता था। इस गौरवान्वित और प्रतिष्ठित महिला को हराने से एंटनी की महानता साबित होगी और इसलिए वह रुका रहा और सीजर की तरह धीरे धीरे उसकी गिरफ्त में आ गया। उसने उसे उसकी सभी कमजोरियों से परिचित करवाया। जुआ, शोर शराबे वाली पार्टियां, विस्तृत अनुष्ठान, भव्य तमाशा। उसे रोम वापस लाने के लिए रोमन त्रिमूर्ति के एक अन्य सदस्य ऑक्टेवियस ने उसे शादी करने की पेशकश की। ऑक्टेवियस ने अपनी बहन ऑक्टेविया, जो रोम की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक थी, अपने गुणों और अच्छाई के लिए जानी जाने वाली, वह निश्चित रूप से एंटनी को इजिप्ट की वेश्या से दूर रख सकती थी। यह चाल कुछ समय तक काम कर गई, लेकिन एंटनी क्लियोपैट्रा को भूल नहीं पाया और 3 साल बाद वह उसके पास फिर से वापस चला गया। इन शॉर्ट, वह क्लियोपैट्रा का गुलाम बन गया था। उसे अपार शक्तियां प्रदान थी, इजिप्ट की पोशाक और रीति रिवाजों को अपनाया और रोम के तौर तरीकों को त्याग दिया। वर्तमान में क्लियोपैट्रा की केवल एक पिक्चर बची है, एक सिक्के पर बामुश्किल दिखाई देने वाली प्रोफाइल, लेकिन हमारे पास कई लिखित विवरण हैं। उसका लंबा पतला चेहरा और कुछ हद तक नुकीली नाक थी। उसकी प्रमुख विशेषताएं उसकी अद्भुत बड़ी आंखें थी, हालांकि उसकी मोहक शक्ति उसके रूप में निहित नहीं थी। वास्तव में अलेक्जेंड्रिया की कई महिलाएं उससे ज्यादा सुंदर मानी जाती थी। अन्य सभी महिलाओं से बढ़कर उसके पास एक पुरुष का ध्यान भटकाने की क्षमता थी। वास्तव में क्लियोपैट्रा शारीरिक रूप से असाधारण थी और उसके पास कोई राजनीतिक शक्ति भी नहीं थी। फिर भी सीजर और एंटनी दोनों बहादुर और क्लेवर व्यक्ति थे। इनमें से कुछ भी इन्होंने नहीं देखा। उन्होंने जो देखा वो सिर्फ एक महिला थी जो लगातार उनकी आंखों के सामने खुद को बदलती रहती थी। उसकी पोशाक और श्रृंगार दिन ब दिन बदलते रहते, लेकिन हमेशा उसे एक उन्नत स्ट्रॉन्ग रूप में ही दिखाते। उसकी आवाज, जिसके बारे में सभी राइटर्स बात करते हैं, हल्की और सिड्यूसिव थी। उसके शब्द काफी साधारण हो सकते थे, लेकिन इतने मधुर बोले गए थे कि सुनने वालों को यह याद नहीं रहेगा कि उसने क्या कहा था, बल्कि यह याद रहेगा कि कैसे कहा था। क्लियोपैट्रा ने निरंतर विविधता प्रदान की। श्रद्धांजलि, नकली लड़ाई, अभियान, वेशभूषाधारी तांडव, हर चीज में एक नाटक का टच था। सब कुछ उसकी शर्तों के अनुसार ही होता था। लोगों ने क्लियोपैट्रा पर कब्जा नहीं किया, बल्कि उसकी पूजा की। इस तरह एक महिला जिसे निर्वासित कर दिया गया था और उसकी शीघ्र मृत्यु तय थी, वह सब कुछ पलटने में कामयाब रही और उसने करीब 20 वर्षों तक इजिप्ट पर शासन किया। क्लियोपैट्रा से हम सीखते हैं कि यह सुंदरता नहीं है जो सिरेन बनाती है, बल्कि एक नाटकीय लाइन है
जो एक महिला को एक पुरुष की कल्पनाओं को मूर्त रूप देने की अनुमति देती है। एक पुरुष एक स्त्री से ऊब जाता है, चाहे वह कितनी भी सुंदर क्यों ना हो। वह विभिन्न सुखों और रोमांच के लिए तरसता है। एक महिला को इसे बदलने की जरूरत है। चारों ओर यह भ्रम पैदा करना है कि वह इतनी विविधता और रोमांच प्रदान करती है। मनुष्य दिखावे से आसानी से धोखा खा जाता है। विजुअल के प्रति उसकी कमजोरी है। एक सिरेन फिजिकल प्रेजेंस बनाता है, लोगों का ध्यान भटकाकर ऐसा बना देता है कि वो अपने अंत तक गुलाम बने रहते हैं। नेक्स्ट है द सेड्यूसिव सिरेन। नॉर्मा जीन मोर्टेसन फ्यूचर मर्लिन मुनरो ने अपने बचपन का कुछ हिस्सा लॉस एंजल्स के अनाथालयों में बिताया था। वो बस दिन भर काम करती थी, खेलने का कोई समय नहीं था। स्कूल में वह अपने तक ही सीमित रहती थी, बहुत कम मुस्कुराती थी और बहुत सारे सपने देखती थी। एक दिन जब वह 13 वर्ष की थी, जब वह स्कूल के लिए तैयार हो रही थी, उसने देखा कि अनाथालय द्वारा उसे प्रदान किया गया सफेद ब्लाउज फटा हुआ है। इसलिए उसने घर की एक छोटी लड़की से स्वेटर उधार लिया। स्वेटर साइज में बहुत छोटा था। उस दिन अचानक वह जहां भी जाती थी, लड़के उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे। वो अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी लगती थी। नॉर्मा जीन ने अपनी डायरी में लिखा, उन्होंने मेरे स्वेटर को ऐसे घूरा जैसे वो कोई सोने की खदान हो। यह रहस्योद्घाटन सरल लेकिन चौंकाने वाला था। पहले अन्य छात्रों द्वारा उपेक्षित और यहाँ तक कि हंसी का पात्र बनने के बाद नॉर्मा जीन को अब ध्यान आकर्षित करने का एक तरीका समझ में आ गया था। शायद उसकी पावर भी समझ में आ गई थी, क्योंकि वो बेहद महत्वाकांक्षी थी। वह ज्यादा मुस्कुराने लगी, मेकअप करने लगी, अलग ढंग से कपड़े पहनने लगी और जल्द ही उसने कुछ समान रूप से चौंकाने वाली बात देखी। उसके कुछ भी कहने या करने के बिना लड़कों को उसके साथ प्यार हो गया। उन्होंने लिखा, मेरे सभी प्रशंसकों ने अलग अलग तरीकों से एक ही बात कही, यह मेरी गलती थी, वो मुझसे मिलना चाहते थे। कुछ ने कहा कि मैंने उन्हें इसी तरह देखा, जुनून से भरी आंखों से। दूसरों ने कहा कि यह मेरी आवाज थी जिसने उन्हें आकर्षित किया। कुछ साल बाद मर्लिन फिल्म बिजनेस में जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। डायरेक्टर्स उसे एक ही बात बताते थे कि वह पर्सनली काफी अट्रैक्टिव थी, लेकिन उसका चेहरा फिल्मों के लिए इनफ नहीं था। उसे एक एक्स्ट्रास के रूप में काम मिल रहा था और जब वह स्क्रीन पर होती थी, भले ही कुछ सेकंड के लिए, तो दर्शकों में मौजूद लोग पागल हो जाते थे और थिएटर कैट कॉल से गूंज उठते थे। लेकिन किसी को भी इसमें कोई स्टार क्वालिटी नजर नहीं आई। 1949 में एक दिन जब वो केवल 23 साल की थी, उसका करियर एकदम स्टेबल था। एक डिनर पार्टी में मुनरो की किसी से मुलाकात हुई, जिसने उन्हें बताया कि एक नई ग्रूचो मार्क्स फिल्म लव हैप्पी की कास्टिंग करने वाला एक डायरेक्टर इस भूमिका के लिए एक अभिनेत्री की तलाश कर रहा है। ग्रूचो मर्लिन मुनरो से प्रभावित हुए और फिल्म में उनको कास्ट कर लिया और इस तरह मर्लिन ने अपनी इनफेमस वॉक बनाई। एक ऐसी वॉक जो शायद ही नेचुरल लगे, लेकिन इनोसेंस और सेडक्शन का अजीब मिश्रण पेश करती थी। अगले कुछ सालों में मर्लिन ने ट्रायल एंड एरर के माध्यम से खुद को सिखाया। यहाँ पर हम बता दूं, ट्रायल एंड एरर मेथड उसे कहा जाता है जहाँ पर एक इंसान किसी मुकाम तक पहुँचने के लिए कुछ अलग अलग तरीके ट्राई करता है और देखता है कि उन तरीकों में से कौन सा तरीका काम कर रहा है। मर्लिन मुनरो ने ट्रायल एंड एरर के माध्यम से खुद को सिखाया कि पुरुषों पर अपने प्रभाव को कैसे बढ़ाया जाए। उसकी आवाज हमेशा आकर्षक रही थी। उसकी आवाज एक कम उम्र की लड़की जैसी थी, लेकिन फिल्म में इसकी लिमिट्स थी, जबकि अंततः किसी ने उसे सिखाया कि किस तरह से इसको लो करना है। आवाज को गहरे सांस लेने वाले स्वर दिए, जो कि इसका सेडक्टिव ट्रेडमार्क बन गया। इनोसेंस और क्लेवरनेस का मिश्रण। सेट पर या यहाँ तक कि किसी पार्टी में आने से पहले मर्लिन मिरर के सामने घंटों बिताती थी। ज्यादा लोगों ने मान लिया था कि वो घमंडी है, वो अपनी इमेज से प्यार करती थी। सच तो यह था कि वह उस इमेज को बनाने में घंटों लगाती थी। मर्लिन ने मेकअप की कला का अध्ययन और प्रैक्टिस करने में कई साल बिताए। आवाज, चाल, चेहरा और रूप सभी एक प्रोसेस, एक अभिनय थे। अपनी पॉपुलैरिटी के चरम पर जब वह न्यूयॉर्क शहर के बार में बिना मेकअप या ग्लैमरस कपड़ों के जाती थीं और किसी का ध्यान नहीं जाता था, तो वो उन्हें और रोमांचक लगता था। आखिरकार सफलता मिली, लेकिन इसके साथ ही उसके लिए कुछ बेहद परेशान करने वाली बात भी आई। स्टूडियो ने उसे केवल सुनहरे बालों वाली लड़की के रूप में पेश किया। वह गंभीर रोल्स करना चाहती थी, लेकिन किसी ने भी उन रोल्स के लिए उन्हें गंभीरता से नहीं लिया, भले ही उन्होंने अपने द्वारा विकसित किए गए सिरेन गुणों को कितना भी कम महत्व दिया हो।
उसके एक्टिंग गाइड माइकल चेखव ने कहा, आप एक सेक्स अपील पैदा करती हैं और इसी वजह से आपकी एक इमेज बन चुकी है, इसी वजह से आपको दूसरे सीरियस रोल नहीं दिए जाते। तो ये थी द सिरेन सीड्यूसर्स के बारे में कुछ जानकारी। अब हम बात करेंगे द रेक सीड्यूसर्स के बारे में। एक महिला कभी यह महसूस नहीं करती कि वह डिजायर्ड है और एप्रिशिएटेड इनफ है। वह अफेक्शन चाहती है, लेकिन पुरुष अक्सर डिस्ट्रैक्टेड और अनरेस्पॉन्सिव होते हैं। द रेक एक ग्रेट फीमेल फैंटेसी फिगर है। जब वह एक महिला की इच्छा करता है, भले ही वह क्षण संक्षिप्त हो, तो वह उसके लिए पृथ्वी के किसी भी छोर तक जाएगा। वो विश्वासघाती, बेईमान और अनैतिक भी हो सकता है, लेकिन यह केवल उसकी अपील को बढ़ाता है। नॉर्मल कॉन्शियस मेल के अपोजिट द रेक खुशी से बेलगाम है, महिलाओं के प्रति अपने प्यार के गुलाम है। बहुत सारी महिलाओं का उसके लिए आकर्षण दिखाना उसके लिए प्रतिष्ठा पाने जैसा है। एट्रैक्टिव कम्युनिकेशन एक फीमेल की वीकनेस है। द रेक मास्टर ऑफ सेडक्टिव लैंग्वेज है। दो प्रकार के रेक होते हैं। फर्स्ट है द आर्डेंट रेक, सेकंड है द डिमोनिक रेक। द आर्डेंट रेक लुई 14 के दरबार के लिए राजा के अंतिम वर्ष निराशाजनक थे। वो बूढ़ा हो गया था और अत्यंत धार्मिक और व्यक्तिगत रूप से अप्रिय दोनों हो गया था। कोर्ट बोर्ड हो चुका था और नवीनता के लिए डेस्परेट था। तो 1710 में एक 15 वर्षीय लड़के के आगमन, जो हैंडसम और चार्मिंग दोनों था, उसने महिलाओं पर विशेष रूप से मजबूत प्रभाव डाला। उसका नाम फ्रांसिक था, जो भविष्य का ड्यूक डी रिशेल्यू था। वो निर्भीक और बुद्धिमान था। महिलाएं उससे आकर्षित थीं और वो भी उन्हें पर्याप्त अटेंशन देता था। राजा क्रोधित हो गया और उसने युवक को सबक सिखाने के लिए बेस्टिल भेज दिया। लेकिन जिन महिलाओं ने उसे इतना मनोरंजक पाया था, वे उसकी अनुपस्थिति बर्दाश्त नहीं कर सकी। अदालत में महिलाओं ने गुहार लगाई और बेस्टिल से फ्रांसिक का प्रवास कम करवा दिया। द आर्डेंट रेक हमें एक सिंपल लेसन सिखाता है। एक महिला अक्सर डिफेंसिव होती है और इनसिंसियरिटी या कैलकुलेशन को समझ सकती है, लेकिन अगर वह आपके अटेंशन से अभिभूत महसूस करती है और आश्वस्त है कि आप उसके लिए कुछ भी करेंगे, तो वह आपके बारे में और कुछ नोटिस नहीं करेगी या आपके अविवेक को माफ करने का रास्ता खोज लेगी। यह एक सीड्यूसर के लिए अच्छा संकेत है। मुख्य बात यह है कि कोई झिझक ना दिखाएं, सभी संयम छोड़ दें, अपने आप को जाने दें। यह दिखाएं कि आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और मौलिक रूप से कमजोर हैं। मिसट्रस्ट या अविश्वास पैदा होने की चिंता मत करो जब तक आप उसके आकर्षण के गुलाम हैं। वह रिजल्ट के बारे में नहीं सोचेगी। अगला है द डेमोनिक रेक। 1880 के दशक की शुरुआत में रोमन उच्च समाज के सदस्यों ने एक युवा पत्रकार के बारे में बात करना शुरू कर दिया, जो घटना स्थल पर आया था। उसका नाम था गैब्रिएल डी अन्नूजियो। यह अपने आप में अजीब था, क्योंकि इटालियन राजघराने में अपने दायरे के बाहर के किसी भी आदमी के लिए गहरी अवमानना थी, और एक समाचार पत्र सोसाइटी का रिपोर्टर लगभग उतना ही निम्न स्तर का था जितना आप सोच सकते हैं। वास्तव में वेल बोर्न लोगों ने डी अनुजियो पर बहुत कम ध्यान दिया। पूरी तरह से मिडिल क्लास पृष्ठभूमि से आने के कारण उसके पास इनफ पैसे भी नहीं थे और बहुत कम कॉन्टैक्ट्स थे। इसके अलावा उन लोगों के लिए वह बिल्कुल बदसूरत था, भद्दा रंग और उभरी हुई आंखों वाला। पुरुषों ने सोचा कि वो इतना आकर्षक नहीं है। उन्होंने खुशी से उसे अपनी पत्नियों और बेटियों के साथ घुलने मिलने दिया। उन्हें यकीन था कि उनकी महिलाएं इस गॉर्गेल के साथ सेफ रहेंगी। अपने पतियों द्वारा डी अनुजियो से परिचय कराने वाली ये डचेस और मार्ची योनेसिस खुद को इस अजीब दिखने वाले आदमी का मनोरंजन करती हुई पाती थी, और जब वह उनके साथ अकेला होता था तो उसका तरीका अचानक से बदल जाता था। कुछ ही मिनटों में ये महिलाएं मंत्रमुग्ध हो जाती थीं। सबसे पहले उन महिलाओं ने उसकी आवाज की तारीफ की। एक महिला ने इसकी तुलना दूर स्थित चर्च की घंटियों के बजने से की। अन्य लोगों ने कहा कि उनकी आवाज में हिप्नोटिक इफेक्ट था। शब्द भी बड़े दिलचस्प होते थे। प्रशंसा करने का एक तरीका एक महिला के दिल को पिघला सकता है। डी अनुजियो को चापलूसी कला में महारत हासिल थी। वह प्रत्येक महिला की कमजोरी को जानता था। एक को वह प्रकृति की देवी कहता था, दूसरे को एक अतुलनीय कलाकार, किसी तीसरी को एक उपन्यास की रोमांटिक कैरेक्टर कहता था। अलग अलग महिलाओं के लिए वो उनके चरित्र के हिसाब से कविताएं भी लिखता था। डी अनुजियो द्वारा सोसाइटी रिपोर्टर के रूप में काम शुरू करने के कुछ साल बाद उसने ड्यूक ऑफ डचेस ऑफ कैलीज की बेटी से शादी की। इसके तुरंत बाद समाज की महिलाओं के अटूट समर्थन से
उसने उपन्यास और कविता की किताबें प्रकाशित करना शुरू कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध के आउटब्रेक पर 52 वर्षीय डी अनुजियो सेना में शामिल हो गए। हालांकि उसके पास कोई सैन्य अनुभव नहीं था, फिर भी उनमें नाटकीयता की प्रवृत्ति थी और अपनी बहादुरी साबित करने की तीव्र इच्छा थी। उसने प्लेन उड़ाना सीखा और खतरनाक लेकिन अत्यधिक प्रभावी मिशनों का नेतृत्व किया। युद्ध के अंत तक वह इटली का सबसे प्रतिष्ठित नायक था। उसके कारनामों ने उन्हें एक प्रिय राष्ट्रीय व्यक्ति बना दिया और युद्ध के बाद इटली में वे जहां भी जाते उनके होटल के बाहर भीड़ जमा हो जाती। राजनीति पर चर्चा करते, वर्तमान इतालवी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते। इनमें से एक भाषण के गवाह अमेरिकी लेखक वॉल्टर स्टाकी वेनिस में बालकनी पर फेमस डी अनुजियो की उपस्थिति से शुरू में निराश थे। वो कद में छोटा था और अजीब दिखता था। हालांकि धीरे धीरे वो भी उस आवाज के आकर्षण में डूबने लगे। डेमोनिक रेक रॉबर्ट ग्रीन द्वारा गैब्रियल डी अनुजियो का वर्णन करने के लिए वर्णित शब्द था, जो डिमोनिक गुणों का वर्णन करता है लेकिन भावनाओं को जगाने के लिए भाषा का उपयोग करता है, अपने दर्शकों पर प्रभाव पैदा करने के लिए। थर्ड सेड्यूसर्स होते हैं द आइडियल लवर। ये दो तरह के होते हैं, द रोमांटिक आइडियल, द ब्यूटीफुल आइडियल। आइडियल लवर तीसरा प्रकार का सेड्यूसर है, ए रोमांटिक और पैशनेट फिगर जो अपने विक्टिम्स को बहकाने के लिए अपनी इमोशनल डेप्थ और इंटेंसिटी का उपयोग करते हैं। आइडियल लवर इमोशनल कनेक्शन और इंटीमेसी में माहिर होते हैं। एन आइडियल लवर की सबसे प्रसिद्ध महिला आदर्श ग्रीक पौराणिक कथाओं में ट्रॉय की हेलेन है। हेलेन को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला कहा जाता था और वह अपनी सुंदरता, आकर्षण और लुभाने की शक्ति के लिए जानी जाती थी। हेलेन की सुंदरता इतनी प्रसिद्ध थी कि इसके कारण ट्रोजन युद्ध हुआ और उसका प्रभाव आज भी अनगिनत कहानियों, कविताओं और कला कामों में महसूस किया जाता है। दूसरा उदाहरण कैसानोवा है। 1760 के आसपास एक शाम कोलोन शहर में ओपेरा में एक खूबसूरत युवा महिला अपने बॉक्स में बैठी दर्शकों को देख रही थी। उसके बगल में उसका पति शहर का बर्गोमास्टर बैठा था, एक अधेड़ उम्र का आदमी और काफी मिलनसार लेकिन लेजी। अपने ओपेरा चश्मे के माध्यम से युवती ने एक सुंदर आदमी को शानदार पोशाक पहने हुए देखा। जाहिर तौर पर उसकी निगाह पर ध्यान दिया गया क्योंकि ओपेरा के बाद उस व्यक्ति ने अपना परिचय दिया। उसका नाम जियोवानी जियाकोमो कैसानोवा था। अगली रात बॉल डांस के लिए वो युवती जा रही थी। उसने कहा, क्या वो आदमी भी उसके साथ आना चाहेगा? अगर मैं यह उम्मीद करने की हिम्मत कर सकूं मैडम, उसने उत्तर दिया, कि आप केवल मेरे साथ डांस करेंगी तो मैं जरूर आऊंगा। अगली रात बॉल डांस के बाद महिला केवल कैसानोवा के बारे में ही सोचती रही। ऐसा लग रहा था कि कैसानोवा को उसके विचारों का पूर्वानुमान था। कुछ दिनों बाद उसने उसके घर पर डिनर किया और उसके पति के शाम को फ्री होने के बाद उसने उसे चारों ओर घुमाया। उसने कैसानोवा को चैपल में मिलने को बुलाया। कैसानोवा ने मासूम लहजे में उससे कहा कि वह अगले दिन चैपल में छिपने का रास्ता ढूंढ लेगा। कैसानोवा चैपल के छोटे कन्फेशनल रूम में छिप गया। पूरे दिन और शाम तक इंतजार करता रहा। वहाँ बहुत सारे चूहे थे और उसके पास लेटने के लिए भी कुछ नहीं था। फिर भी जब बर्गोमास्टर की पत्नी अंततः देर रात आई तो उसने कोई शिकायत नहीं की। ये मिलने मिलाने का सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। हालांकि कुछ दिनों के बाद उसे अपने पति के साथ यात्रा पर जाना पड़ा। जब वह वापस आई, कैसानोवा गायब हो चुका था, उतनी ही तेजी से और खूबसूरती से जैसे वह आया था। आइडियल लवर वह कलाकार होता है जो यह भ्रम पैदा करता है कि उसके लक्ष्य को इसकी जरूरत है। एक पुरुष के रूप में वह अपनी मालकिनों की हर इच्छा का ध्यान रखता है। प्रत्येक मामले में कैसानोवा ने खुद को महिला के आदर्शों के अनुरूप ढाल लिया, अपनी कल्पना को जीवंत कर दिया। फोर्थ टाइप है द डैंडी। चौथे प्रकार का सेड्यूसर डैंडी है, एक स्टाइलिश और सोफिस्टिकेटेड फिगर जो अपने विक्टिम्स को लुभाने के लिए अपनी एलिगेंस और रिफाइनमेंट का उपयोग करते हैं। डैंडी एलिगेंस एंड रिफाइनमेंट में एक्सपर्ट हैं, जो विशिष्टता और रहस्य की भावना पैदा करने के लिए अपने सेंस ऑफ एक्सक्लूसिविटी एंड मिस्ट्री का उपयोग करते हैं। हालांकि डैंडी के तरीके अलग हो सकते हैं और उनमें अक्सर ट्रू सेडक्शन के लिए आवश्यक गर्मजोशी और वल्नरेबिलिटी का अभाव होता है। ऑस्कर वाइल्ड शायद डैंडी का सबसे प्रतिष्ठित उदाहरण है। वाइल्ड को उनकी बुद्धि, उनके तेज तर्रार फैशन सेंस और सामाजिक परंपराओं को चुनौती देने के लिए उनके जानबूझकर किए गए एफर्ट्स के लिए जाना जाता है। उनके उपन्यास द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे को अक्सर सेलिब्रेशन ऑफ द डैंडी के रूप में देखा जाता है और वाइल्ड के कई काम डैंडी जीवन शैली का पर्याय बन गए हैं।
5वें सीड्यूसर होते हैं द नेचुरल्स। बच्चे उतने भोले भाले नहीं होते जितना हम कल्पना करते हैं। वे हेल्पलेसनेस की भावनाओं से पीड़ित हैं और एडल्ट्स की दुनिया में अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए अपने नेचुरल अट्रैक्शन की शक्ति को जल्दी ही समझ लेते हैं। वे एक खेल खेलना सीखते हैं। यदि उनकी प्राकृतिक मासूमियत एक उदाहरण में माता पिता को उनकी इच्छाओं के आगे झुकने के लिए राजी कर सकती है, तो यह कुछ ऐसा है जिसे वे दूसरे उदाहरण में रणनीतिक रूप से उपयोग कर सकते हैं। इसे अपना रास्ता पाने के लिए सही समय पर उपयोग करते हैं। यदि उनकी भेद्यता और कमजोरी इतनी आकर्षक है तो यह ऐसी चीज है जिसका उपयोग वे प्रभाव के लिए कर सकते हैं। हम बच्चों की चिल्ड्रंस नेचुरलनेस से क्यों आकर्षित होते हैं? पहला, क्योंकि किसी भी प्राकृतिक चीज का हम पर अनोखा प्रभाव पड़ता है। समय की शुरुआत से ही प्राकृतिक घटनाएं जैसे बिजली, तूफान या ग्रहण ने इंसानों में डर पैदा किया है। हम जितने अधिक सभ्य होंगे, ऐसी प्राकृतिक घटनाओं का हम पर उतना ही ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। मॉडर्न वर्ल्ड हमारे चारों ओर इतना आर्टिफिशियल है कि कुछ अचानक और अकथनीय हमें आकर्षित करता है। बच्चों में भी यही नेचुरल पावर होती है, लेकिन क्योंकि वे अनथ्रेटनिंग और ह्यूमन होते हैं, इसलिए वे उतने विस्मयकारी नहीं होते जितने चार्मिंग होते हैं। अधिकांश लोग खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे की प्लीजेंटनेस लॉजिकल एक्सप्लेनेशन को नकारते हुए सहजता से आती है, और जो इरेशनल है वह अक्सर डेंजरसली सेडक्टिव होता है। नेचुरल्स का एक उदाहरण चार्ली चैपलिन थे। इंग्लैंड में पले बढ़े बच्चे के रूप में चार्ली चैपलिन ने कई वर्ष अत्यंत गरीबी में बिताए, विशेषकर तब जब उनकी मां को असाइलम में जाना पड़ा। अपनी शुरुआती टीनेज में जीवन यापन के लिए काम करने के लिए मजबूर होने पर उन्हें वॉडेविल में नौकरी मिल गई और अंततः एक कॉमेडी एक्टर के रूप में कुछ सक्सेस हासिल की। लेकिन चैपलिन बेहद महत्वाकांक्षी थे और इसलिए 1910 में जब वो केवल 19 साल के थे, फिल्म बिजनेस में एंट्री करने की उम्मीद में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। हॉलीवुड में अपना रास्ता बनाते हुए उन्हें ओकेजनल पार्ट्स मिले। कंपटीशन हाई थी, हालांकि चैपलिन के पास गैग्स का भंडार था जो उन्होंने वॉडेविल में सीखा था, लेकिन वे फिजिकल ह्यूमर में विशेष रूप से ट्रेंड नहीं थे, जो कि एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। एक क्रिटिकल पार्ट ऑफ साइलेंट कॉमेडी। वह बस्टर कीटन की तरह जिम्नास्ट नहीं थे। 1914 में चैपलिन मेकिंग अ लिविंग नामक शॉर्ट फिल्म में मुख्य भूमिका पाने में सफल रहे। उनकी भूमिका एक ठग कलाकार की थी। भूमिका के लिए पोशाक के साथ प्ले करते हुए उन्होंने कई साइजेस की बहुत बड़ी पैंट पहनी, फिर एक डर्बी टोपी, बड़े जूते जो उन्होंने गलत पैरों पर पहने थे, एक घुमाने वाली छड़ी और चिपकाई हुई मूछें जोड़ी। कपड़ों के साथ एक बिल्कुल नया कैरेक्टर जीवंत होता दिख रहा था। पहले फुलिश वॉक, फिर बैत को घुमाना, फिर सभी प्रकार के दिखावे। स्टूडियो के हेड मैक सेनेट को मेकिंग अ लिविंग बहुत मजेदार नहीं लगी और उन्हें डाउट था कि चैपलिन का फिल्मों में कोई फ्यूचर है या नहीं, लेकिन कुछ क्रिटिक्स को उम्मीद थी। एक ट्रेड मैगजीन में एक रिव्यू में कहा गया, इस पिक्चर में क्लेवर प्लेयर जो एक नर्वी एंड वेरी निफ्टी शार्पर की भूमिका निभाता है, वह कॉमेडियन ऑफ द फर्स्ट वाटर है जो नेचर्स ऑन नेचुरल्स में से एक की तरह काम करता है। और दर्शकों ने भी प्रतिक्रिया दी। फिल्म ने पैसा कमाया। नेचुरल सीड्यूसर्स वे लोग होते हैं जो किसी बच्चे की तरह पावरफुली सिडक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि यह अलौकिक और अद्भुत लगता है कि उन्होंने ऐसे गुणों को बचा कर रखा है। बेशक वे बिल्कुल बच्चों की तरह नहीं हैं जो उन्हें ऑब्नॉक्सियस और पिटीफुल बना देगा, पर वो बच्चों से इस गुण को संरक्षित करके रखते हैं, बल्कि यह वह भावना है जिसे उन्होंने बरकरार रखा है। यह मत सोचो कि यह बचपना उनके वश से बाहर की बात है। नेचुरल सीड्यूसर्स किसी विशेष गुणवत्ता को बनाए रखने के मूल्य और उसमें मौजूद आकर्षण शक्ति को जल्दी ही सीख लेते हैं। 6th सीड्यूसर्स हैं कॉकेट। छठे प्रकार का सीड्यूसर कॉकेट है, एक चंचल और चुलबुला आदमी जो अपने विक्टिम्स को लुभाने के लिए अपनी बुद्धि और आकर्षण का उपयोग करता है। कॉकेट फ्लर्टेशन और प्लेफुलनेस में एक्सपर्ट होते हैं। वो अपनी स्पार्कलिंग बुद्धि और चार्म का उपयोग करके सेंस ऑफ फन और एक्साइटमेंट की भावना पैदा करते हैं। हालांकि कॉकेट के तरीके सुपरफिशियल और इनसिंसियर हो सकते हैं और उनमें अक्सर ट्रू सडक्शन के लिए आवश्यक डेप्थ और भावनात्मक रिलेशन का अभाव होता है। कॉकेट आशा और निराशा के बीच डगमगाता है। सीड्यूसर्स ग्रुप में हम इसे पुश एंड पुल कहते हैं। उनके खूबसूरत वादे अक्सर पूरे ही नहीं होते, लेकिन यह उनके विक्टिम्स को गहराई तक जाने से नहीं रोकते। 1795 की शरद ऋतु में पेरिस एक स्ट्रेंज गिडीनेस में फंस गया था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो आतंक का शासन था वो समाप्त हो गया था। गिलोटिन की आवाज भी बंद हो गई थी।
शहर ने सामूहिक रूप से राहत की सांस ली और वाइल्ड पार्टीज और एंडलेस फेस्टिवल्स को रास्ता दिया। उस समय 26 साल के यंग नेपोलियन बोनापार्ट को इस तरह की मौज मस्ती में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने एक प्रतिभाशाली साहसी जनरल के रूप में अपना नाम कमाया था, जिसने प्रांतों में विद्रोह को दबाने में मदद की थी, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा असीमित थी। इसलिए जब उसी वर्ष अक्टूबर में 33 वर्षीय विडो जोसेफिन डी ब्यूहेनिस ने उनके कार्यालय का दौरा किया तो वो भी भ्रमित हुए बिना नहीं रह सके। जोसेफिन बहुत एक्सोटिक थी और उसके बारे में सब कुछ लैंग्वेरस और सेंसुअल था। उसने अपनी फॉरेननेस का फायदा उठाया। वह मार्टिनिक द्वीप से आई थी। दूसरी ओर उसकी रेपुटेशन एक लूज वुमेन के रूप में थी और शर्मीला नेपोलियन शादी में बिलीव करता था। फिर भी जब जोसेफिन ने उसे अपनी एक वीकली फीस्ट में आमंत्रित किया तो उसने स्वीकार कर लिया। जलसे में नेपोलियन ने महसूस किया कि वह पूरी तरह से अपने एलिमेंट से बाहर हो गया है। शहर के सभी महान लेखक और बुद्धिजीवी वहां मौजूद थे। महिलाएं चकाचौंध में थी, उनमें से कुछ होस्टेस से भी ज्यादा सुंदर थीं, लेकिन सभी पुरुष जोसेफिन के चारों ओर ही मंडरा रहे थे। उसकी ग्रेसफुल प्रेजेंस और रानी के तरीके से आकर्षित हुए। कई बार वह पुरुषों के पीछे छोड़कर नेपोलियन के पीछे पीछे जाने लगती थी। इस तरह के अटेंशन से नेपोलियन ने अपने अहंकार को भी पीछे छोड़ दिया और वह उससे मिलने लगा। कभी कभी वह उसे नजरअंदाज कर देती और वह गुस्से में वहां से चला जाता। फिर भी अगले दिन जोसेफिन का एक इमोशनल पत्र आता और वह उससे मिलने के लिए फिर से दौड़ पड़ता। जल्द ही वह अपना ज्यादातर समय उसके साथ बिताने लगा। उसके कभी कभार दुख के प्रदर्शन, उसके गुस्से या आंसुओं ने उसके लगाव को और गहरा कर दिया। मार्च 1796 में नेपोलियन ने जोसेफिन से विवाह कर लिया। अपनी शादी के 2 दिन बाद नेपोलियन ऑस्ट्रियाई लोगों के खिलाफ उत्तरी इटली में एक अभियान का नेतृत्व करने के लिए निकल गए। उन्होंने विदेश से अपनी पत्नी को पत्र लिखा कि वो उसे बहुत याद करते हैं। उनके जनरलों ने उन्हें विचलित देखा। वे बैठकों में जल्दी निकल जाते थे, पत्र लिखने में घंटों बिताते थे या अपने गले में पहनी जोसेफिन की फोटो को घूरते रहते थे। उन दोनों के बीच की असहनीय दूरी और अब उसे थोड़ी सी ठंडक का एहसास होने के कारण वो इस सिचुएशन में आ गया था। पर जोसेफिन उसे कभी कभार ही लिखती थी और उसके पत्रों में जुनून की कमी थी। नेपोलियन को अपना युद्ध शीघ्र समाप्त करना था ताकि वह उसके पास लौट सके। शत्रु को असामान्य उत्साह में उलझाकर उसने गलतियां करना शुरू कर दिया। जोसेफिन के लिए जीने के लिए उसने ऐसा लिखा, मैं तुम्हारे करीब आने के लिए काम कर रहा हूँ, मैं तुम तक पहुँचने के लिए खुद को मार रहा हूँ। नेपोलियन के पत्र ज्यादा भावुक और सेंसुअल हो गए। जोसेफिन के एक दोस्त ने, जिसने उन्हें देखा था, लिखा था, एक महिला को पाने के लिए क्या सिचुएशन है। कई महीने बीत गए जब नेपोलियन ने जोसेफिन से इटली आने की विनती की और उसने अनगिनत बहाने बनाए, लेकिन आखिरकार वह आने के लिए तैयार हो गई और पेरिस से ब्रेशिया के लिए रवाना हो गई, जहां उसका मेन ऑफिस था। हालांकि रास्ते में दुश्मन के साथ निकट मुठभेड़ ने उसे मिलान की ओर जाने के लिए मजबूर कर दिया। नेपोलियन ब्रेशिया से दूर था। जब वो वापस लौटा तो पाया कि वो अब भी वहां नहीं थी। उसने अपने दुश्मन जनरल वर्मुसर को दोषी ठहराया और बदला लेने की कसम खाई। अगले कुछ महीनों तक वह समान ऊर्जा के साथ 2 लक्ष्यों का पीछा करता रहा, वर्मुसर और जोसेफिन। उसकी पत्नी कभी भी वहां नहीं थी जहां उसे होना चाहिए था। नेपोलियन क्रोधित और जेलस हो जाता था, लेकिन जब अंततः वह जोसेफिन से मिला तो उसके थोड़े से एहसान से उसका दिल पिघल गया। उन्होंने उसके साथ एक अंधेरी गाड़ी में लंबी यात्राएं की। लगभग 1 वर्ष तक चले अभियान के दौरान नेपोलियन ने अपनी नई दुल्हन के साथ मात्र 15 नाइट्स ही बिताई। नेपोलियन ने बाद में अफवाहें सुनी कि जब वह इटली में था तब जोसेफिन ने नेपोलियन को चीट किया। उसके प्रति उसकी भावनाएं ठंडी हो गई। फिर भी जोसेफिन को इस बारे में कभी भी चिंता नहीं हुई। अपने पति पर उसकी शक्ति को खतरा, वो कुछ रोती, कुछ नाटक करती। नेपोलियन उसका गुलाम बना रहा। 1804 में उसे महारानी का ताज पहनाया गया और अगर उनका एक बेटा पैदा होता तो वो अंत तक महारानी बनी रहती। जब नेपोलियन की मृत्यु हुई तो उसके अंतिम शब्द थे जोसेफिन। तो इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं कॉकेट। इंग्लैंड के राजा हेनरी 8 की दूसरी पत्नी एनी बोलिन कॉकेट का एक विशिष्ट उदाहरण है। वह अपने आकर्षण और बुद्धि का उपयोग करके पावरफुल लोगों के साथ होकर मैनिपुलेशन करने की क्षमता रखती थी। एनी अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी और वह अक्सर अपने फायदे के लिए राजा पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करती थी। यहाँ तक कि इंग्लैंड की रानी के रूप में अपना राज्याभिषेक सुनिश्चित करने के लिए हेनरी के प्रति अपने सिडक्शन का उपयोग करने में भी कामयाब रही। अगला सेड्यूसर है द चार्मर। द चार्मर व्यक्ति सिडक्शन और मैनिपुलेशन में कंफर्ट को अंतिम हथियार के रूप में उपयोग करते हैं। ये सहानुभूतिपूर्ण तरीके अपनाकर अपने लक्ष्य को
सहज महसूस कराकर उसकी मनोदशा के अनुरूप ढल जाते हैं। ये परेशानी पैदा नहीं करते, ये गुस्सा नहीं करते, ये जो कंज्यूम करते हैं उसी को एक औषधि की तरह से यूज करते हैं। वे दूसरों को अच्छा दिखाना पसंद करते हैं ताकि सबसे बड़ा मानवीय दोष घमंड उनके खिलाफ हो जाए। चार्मर के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक उदाहरणों में से फ्रांस के राजा लुइस 14 हैं। सन किंग के नाम से मशहूर लुइस दूसरों का प्यार जीतने में माहिर थे। वह अविश्वसनीय रूप से सुंदर थे और हमेशा बेदाग कपड़े पहनते थे। लेकिन ग्रीन का तर्क है कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति एबिलिटी टू क्रिएट एन ऑरा ऑफ मिस्ट्री और एक्सक्लूसिविटी उनकी क्षमता थी। लुई जानता था कि अज्ञात के वादे के साथ अपने फॉलोअर्स की प्रशंसा पाने और उन्हें लुभाने के लिए कड़ी मेहनत कैसे करनी है। वो अपने दरबारियों को प्रशंसा और चतुराई से छिपी हुई आलोचना के माध्यम से वश में करने में माहिर थे और उन्हें कभी भी बहुत अधिक प्रभाव हासिल करने की परमिशन नहीं देते थे। 8वें प्रकार के सेड्यूसर होते हैं द कैरिस्मेटिक। करिश्माई लोग बहकाने वाले होते हैं जो अपने विक्टिम्स को आकर्षित करने के लिए अपनी पावरफुल प्रेजेंस और करिश्मा का उपयोग करते हैं। ये अक्सर आश्वस्त और आकर्षक होते हैं और आकर्षण और प्रशंसा की भावना पैदा करने के लिए अपनी पावरफुल प्रेजेंस और करिश्मा का उपयोग करते हैं। करिश्माई लोग रहस्य और विशिष्टता की भावना पैदा करने में मास्टर होते हैं। कैरिस्मेटिक कैरेक्टर का ताजा उदाहरण महात्मा गांधी के जीवन में देखा जा सकता है। गांधी एक भारतीय नेता थे जिन्होंने दूसरों को प्रभावित करने और प्रेरित करने के लिए अपनी करिश्माई छवि का इस्तेमाल किया। उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध और सक्रिय सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों को प्रेरित किया, जिसके कारण भारत को ब्रिटेन से आज़ादी मिली। वह दृढ़ विश्वास और मजबूत प्रेजेंस वाले व्यक्ति थे और भीड़ को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता अद्वितीय थी। वो अपने आकर्षण और बुद्धि का उपयोग करके अपने आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित करने और उन्हें अपने उद्देश्य का पालन करने के लिए प्रेरित करने में सक्षम थे। अब बात करते हैं अंतिम सेड्यूसर दी स्टार्स की। स्टार्स हमारे जीवन में सबसे आम सेड्यूसर्स हैं। स्टार्स अपनी पॉपुलैरिटी के लिए जाने जाते हैं और दूसरों को आकर्षित करने के लिए अपनी स्थिति और मान्यता का उपयोग करते हैं। स्टार्स अक्सर अपनी प्रतिभा और क्रिएटिविटी को अपने आकर्षक वेपन के रूप में काम करवाते हैं और उन्हें रचनात्मक प्रतिभाओं के रूप में देखा जाता है जो दूसरों में विस्मय और प्रशंसा की भावना पैदा कर सकते हैं। क्योंकि हम पहले से ही बहकाने वालों की प्रेरणाओं और व्यवहारों के बारे में जान चुके हैं, तो उनके विक्टिम्स के बारे में क्या। ग्रीन के अनुसार सेडक्शन प्रोसेस एक तरफा मामला नहीं है, बल्कि दो व्यक्तियों के बीच एक डिफिकल्ट डांस है, जिनमें से हर एक रिजल्ट्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर द आर्ट ऑफ सेडक्शन का फर्स्ट पार्ट की बुक समरी खत्म होती है। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से सेडक्शन काम करता है। तो आपको फर्स्ट पार्ट की बुक समरी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन ईमेल आईडी पर मेल करें। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो ज़रूर बताएं। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूं, आपसे फिर मिलूंगा एक नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।